हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर एस पी गुप्ता। वेलकम अगेन। आज हम स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल 4 जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पार्ट 1 और ब्रैकेट में मैंने लिखा है डिफरेंशिएशन। तो पहले मैं किसी कंटेंट या टॉपिक पर आऊँ उससे पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि मैथमेटिक्स 2 जो आपका सिलेबस है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का, इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पढ़ रहे हैं। ठीक, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो इस मैथमेटिक्स में क्या हुआ है, इसके दो पार्ट कर दिए गए, यानी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के बेस पर डिफरेंशिएशन फॉर्म, डिफरेंशिएशन, और कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की बेसिस पर, यानी इसके जो वेरिएबल्स होते हैं उनके बेसिस पर इंटीग्रेशन। तो हम ये भी समझ सकते हैं कि डिफरेंशिएशन बेस्ड टॉपिक और इंटीग्रेशन बेस्ड टॉपिक जिसमें वेरिएबल कौन सा है, कॉम्प्लेक्स। तो इसको एक साथ क्लब ना करके डिफरेंशिएशन पार्ट को समझाया मॉड्यूल 4 में, यानी टॉपिक जो डिवाइड किए यूनिवर्सिटी ने इस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 में कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को, वो उसने दो पार्ट में तोड़ दिया। मॉड्यूल 4 में सिर्फ वो टॉपिक डिस्कस होंगे जो कि डिफरेंशिएशन से फाइंड आउट हो जाएंगे, राइट। और मॉड्यूल 5 टोटली बेस्ड होगा इंटीग्रेशन बेस्ड, होंगे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल ही दोनों ही मॉड्यूल में होंगे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। लेकिन अंतर क्या होगा कि 4 के अंदर, मॉड्यूल 4 के अंदर जितने भी टॉपिक्स आप पढ़ेंगे, दिस इज जस्ट लाइक लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, देन एनालिटिक फंक्शन, कॉन्जुगेट, फाइंड करना, हार्मोनिक फंक्शन प्रूफ करना, मिलने थॉमसन मेथड, सेवरल टॉपिक्स। तो इनका बेसिकली क्या फॉर्मेशन होगा, डिफरेंशिएशन होगा इन टॉपिक्स का। तो इन टॉपिक्स में यूज कौन सा वेरिएबल हो रहा है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। सेम ऐसे ही इंटीग्रेशन में लाइन इंटीग्रल आ गया, और कोची यूलर फॉर्मूला आ गया, कोची फॉर्मूला आ गया, राइट। टेलर सीरीज आ गई, लॉरेंट सीरीज आ गई। सो मेनी टॉपिक्स जो कि इंटीग्रेशन बेस्ड जाएंगे। तो आपको इन दोनों मॉड्यूल में पढ़ना सिर्फ किसको है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं मॉड्यूल 4। अब आप इस ब्रीफ नॉलेज से आप ये समझ चुके हैं कि अब इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो आपका सिलेबस है इसमें सिर्फ और सिर्फ टॉपिक बचा है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, जिसपे ये दो मॉड्यूल हैं, मॉड्यूल 4 एंड 5, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल डिफरेंशिएशन बेस्ड 4, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इंटीग्रेशन बेस्ड 5। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज मॉड्यूल 4 जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पार्ट 1। और पार्ट 1 से मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन। तो इसके बेसिक मेन कंटेंट पर आए उससे पहले इसके बेसिक्स को समझ लें। तो बेसिक्स में क्या है, ये आप यहां टॉपिक को देखिए, मैंने क्या क्या लिखा है। पहला टॉपिक है जो मैं इसमें आज डिस्कस करूंगा मेनली, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर बोल दो या वेरिएबल बोल दो, बात एक ही है। तो फंक्शन क्या होता है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का, ये समझना है। और दूसरा, लिमिट ऑफ ए फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, ये फॉर्मेशन बेस क्या होता है और न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होते हैं। तो इस वीडियो में ये दो मेन टॉपिक डिस्कस होंगे। लेकिन क्वेश्चन यहां से उठता है कि जब तक हमें कॉम्प्लेक्स नंबर या कॉम्प्लेक्स वेरिएबल नहीं पता होंगे तब तक हम फंक्शन कैसे डिफाइन करेंगे। और जब फंक्शन डिफाइन हो जाएगा, अगर हमें ये पता है, तभी तो हम लिमिट निकाल पाएंगे। तो मीनिंग देयर इज कि स्टार्ट जो मुझे टॉपिक करना है वो इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल या इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इससे मुझे स्टार्ट करना है। होपफुली आप सभी जानते भी होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो नहीं जानते, तो उनको डिफाइन भी करना है, उनको वो भी समझाना है, तभी वो उस डेप्थ को, उस बेसिक को ले पाएंगे। क्योंकि दोनों मॉड्यूल ही डिपेंड कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पर। तो जब तक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल ही नहीं पता होगा तब तक उसके कंटेंट पर कैसे जाओगे। होपफुली आपकी समझ में ये बात आ रही होगी। तो मैं पहले हेडिंग जो मेरी स्टार्ट हो रही है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो डेफिनेशन कहती है ए कॉम्प्लेक्स नंबर z इज एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर, यानी पहले से किसी ऑर्डर में फिक्स एक पेयर नंबर ऑफ xy इज कॉल्ड ए कॉम्प्लेक्स नंबर।
और वो ऑर्डर्ड पेयर क्या है? वो ऑर्डर्ड पेयर है z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई, दैट इज द ऑर्डर पेयर। और ये x और y रियल नंबर हैं, यहां मैंने डिफाइनिंग में लिख दिया है। तो ए कॉम्प्लेक्स नंबर या ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इज एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर x एंड y and it is written as z equals to x plus i y, where I is the imaginary नंबर है जिसकी वैल्यू होती है अंडर रूट -1, और आप मोस्टली पुट करते हैं सब आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1, ये आप पुट करते हैं। तो आई बराबर क्या हो गया? अंडर रूट -1। द रियल नंबर x एंड y आर कॉल्ड, ये जो x और y हैं आर कॉल्ड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। यानी मैं इस नंबर को, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, इस कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को देखकर ये कह सकता हूं कि x इज द रियल पार्ट ऑफ z, है या नहीं? व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ z? आप क्या बोलेंगे? x, तो मैं लिख सकता हूं ना, x इज द रियल पार्ट ऑफ z। सिमिलरली y इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, तो z का इमेजिनरी पार्ट y है। और वो क्यों इमेजिनरी पार्ट है? क्योंकि उसमें आयोटा आ गया है। तो ये भी सबको पता है, और नहीं पता है तो इसको समझ रहे हैं आप। उसके बाद ये तो फॉर्म हुई एक कार्टेशियन फॉर्म कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की। इन पोलर फॉर्म इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो वो भी लिखा मैंने कि इन पोलर फॉर्म z कैन बी एक्सप्रेस्ड एज z इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस आई sin थीटा। अब ये आया कैसे? तो आपको अच्छे से पता है कि पोलर फॉर्म में मैं आपको लेके जा रहा हूं मैथमेटिक्स 1 मॉड्यूल 4 मल्टीपल इंटीग्रल। इसके अंदर कार्टेशियन से पोलर में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मेशन आया जिसमें पुट करते हैं x इक्वल्स टू r cos थीटा, y इक्वल्स टू r sin थीटा। तो कार्टेशियन फॉर्म जो x और y में होती है ये कन्वर्ट हो जाती है इन टर्म्स ऑफ पोलर। तो जब मैंने कहा इन पोलर फॉर्म कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कैन बी एक्सप्रेस, तो उसका मतलब है मैं उसमें पुटिंग कर रहा हूं x की जगह r cos थीटा और y की जगह r sin थीटा। किसमें? z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई। तो जैसे ही मैंने x और y की जगह r cos थीटा और r sin थीटा पुट किया तो r कॉमन आ गया, और ये जो टर्म मिली cos थीटा प्लस आई sin थीटा, ये टर्म बन गई इन पोलर फॉर्म कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। इस फॉर्म में लिखा जाएगा। ऐसे ही इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म इस कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, ये मैं आज इसलिए समझा रहा हूं बेटा जी क्योंकि आगे ये टॉपिक्स आएंगे तो कहीं तुम्हें पोलर फॉर्म नजर आएगी, तो वहां कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कैसे रिप्रेजेंट होता है। कहीं आपके ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन आएगा जैसे कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इस मॉड्यूल का लास्ट टॉपिक है, मैपिंग। वहां पर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की एक्सपोनेंशियल फॉर्म वर्क करती है। तो तुम्हें आज ही पहले दिन ही ये समझना होगा मॉड्यूल 4 की स्टार्टिंग में कि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या है इन ए कार्टेशियन फॉर्म, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या है इन ए पोलर फॉर्म, एंड कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या है इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम कर क्या रहे हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये जो पोलर फॉर्म है z की, इस पोलर फॉर्म को चेंज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डिमाइवर थ्योरम। तो डिमाइवर थ्योरम क्या कहती है? e टू द पावर i n थीटा इक्वल्स टू cos n थीटा प्लस i sin n थीटा। ये डिमाइवर थ्योरम होती है। अब इस थ्योरम में मैंने यहां देखा cos थीटा है और sin थीटा है, और यहां पर n थीटा है, तो यानी n की जगह मैंने 1 पुट कर दिया इसमें, और जैसे ही n बराबर 1 पुट किया तो ये मुझे मिला, जब मैं इसे पुट करता हूं n बराबर 1, तो यहां तो आया cos थीटा प्लस i sin थीटा, ठीक, और राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड का जो वैल्यू है ये आई e टू द पावर i थीटा। तो मीनिंग देयर बाय पोलर फॉर्म जो आपने लिखी है, इस पोलर फॉर्म में cos थीटा प्लस i sin थीटा की जगह e टू द पावर i थीटा रख दें, देन द अबव फॉर्म कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z इक्वल्स टू r e टू द पावर i थीटा। तो ये पॉइंट आपने सभी ने समझा कि कॉम्प्लेक्स नंबर या कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या है? एक ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर्स है x और y, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है x प्लस आई वाई से, जहां i इज इमेजिनरी एक्सिस बोल सकते हो इसको, जिसकी वैल्यू होती है अंडर रूट -1, जहां पर x इज द रियल पार्ट ऑफ z एंड y इज द रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इसको पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस कैसे किया जाता है? r cos थीटा r sin थीटा पुट कर दें x और y की जगह, तो पोलर फॉर्म मिल जाएगी, दैट इज r इन ए ब्रैकेट cos थीटा प्लस i sin थीटा।
और डिमाइवर थ्योरम अप्लाई कर दें यहाँ पर तो यही फॉर्म, पोलर फॉर्म, कन्वर्ट हो जाती है एक्सपोनेंशियल, जो कि है r e⁻⁻i थीटा। अब उसके बाद मैंने स्टार बना के लिखा है, अगर मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स वेरिएबल आपके पास है z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई, देन द कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू x माइनस आई वाई। अब आप इन दोनों में डिफरेंस देख लीजिए, साइन चेंज है, इमेजनरी पर साइन चेंज है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स टू x माइनस आई वाई, तो ये इज कॉल्ड द कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ z। ये इसका कॉम्प्लेक्स का इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कहलाता है। तो कॉन्जुगेट का मतलब क्या हुआ कि आयोटा साइन पर जो भी साइन दिया गया है आयोटा नंबर पे, उसको आप चेंज कर दीजिए। अगर प्लस है तो माइनस कर देंगे, दैट विल बी द कॉन्जुगेट, और माइनस था तो प्लस कर दीजिए, दैट विल ऑल्सो बी द कॉन्जुगेट। और कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट किससे किया जाएगा, डिनोट किससे किया जाएगा, वो है z बार। z बार से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके बाद z और z बार में कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं, तो मैंने सिर्फ उन्हीं प्रॉपर्टीज को लिखा जिनका यूज आपको मिलेगा। तो मॉड z बार इज इक्वल टू z मॉड ऑफ z। एक तो ये प्रॉपर्टी होती है, दोनों की वैल्यू बराबर होती है। क्यों? क्योंकि मॉड लेने पर अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर हो जाएगा, तो जो नेगेटिव टर्म होगी वो भी पॉजिटिव हो जाएगी, और प्लस वाले में तो होती ही होती है। तो ये दोनों की वैल्यू मॉड में इक्वल होती है। और दूसरा, मॉड z का स्क्वायर इज इक्वल टू z इंटू z बार, ये होता है। ये दो प्रॉपर्टी कहीं इस्तेमाल करने के लिए आएंगी आपको, तो इसलिए मैंने ये दोनों लिख दी हैं। उसके अलावा सभी ये जानते हैं कि z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई में अभी मैंने डिफाइन भी किया, x इज द रियल पार्ट ऑफ z एंड y इज द इमेजनरी पार्ट ऑफ z। ये सभी जानते हैं। लेकिन इसका z और z बार में क्या रिलेशन है, यानी रियल पार्ट ऑफ z को निकालने का कोई फॉर्मेशन बताइए, या इमेजनरी पार्ट ऑफ z का निकालने का कोई फॉर्मेशन बताइए। तो वो फॉर्मेशन z और z बार से ये बनाया है, z प्लस z बार बाई 2 इज द रियल वैल्यू ऑफ z। तो मैंने प्रूफ करके भी दे दी। देखिए, z होता है x प्लस आई वाई, z बार है x माइनस आई वाई से आई वाई कैंसिल हो गया, 2x बाई 2 दैट इज x। यही होती है रियल वैल्यूज ऑफ x। जो रियल वैल्यू ऑफ z है वो क्या है, x, यही है ना। सेम ऐसे ही इमेजनरी पार्ट ऑफ z का फॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ z एंड z बार, वो क्या है, z माइनस z बार अपॉन 2i। वैल्यू रखी इन दोनों की, x से x कैंसिल, 2i से 2i कैंसिल, y आ गया। तो ये वैल्यू किसकी है, इमेजनरी वैल्यू ऑफ z। तो ये तो ऊपर डिफाइन हुआ है। तो यहां ये मैंने इसको फॉर्मेशन में बता दिया, क्योंकि कहीं न्यूमेरिकल में आपको आर ऑफ z में लिख के दे दिया उसने, न्यूमेरिकल ही उसने लिख दिया आर ऑफ z। तो आप आर ऑफ z को कैसे सॉल्व करोगे भाई, इन टर्म्स ऑफ z चाहिए, उसमें सॉल्यूशन निकालना है इन टर्म्स ऑफ z। तो अगर आप ये समझते हो आर ऑफ z का मतलब है x, तो वो तो आप x में निकाल रहे हो, लेकिन न्यूमेरिकल तो पूछ रहा है z में निकालिए। तो उस मोमेंट पर हमें उसकी z की फॉर्म लिखनी होगी कि वी नो दैट आर ऑफ z इक्वल्स टू z प्लस z बार बाई 2, या आई एम ऑफ z इक्वल्स टू z माइनस z बार बाई 2i, ये लिखना पड़ेगा। तो आर का मतलब है रियल, आई एम का मतलब है इमेजनरी। ये मैंने आपको बताया कॉम्प्लेक्स नंबर या कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में अब आप क्लियरली सब समझ रहे हैं। कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में, पोलर फॉर्म क्या होती है, उसके बाद एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, देन कॉन्जुगेट क्या होता है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कॉन्जुगेट की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं z के साथ, रियल वैल्यू ऑफ z, इमेजनरी वैल्यू ऑफ z कैसे निकालते हैं इन द फॉर्म ऑफ z एंड z बार, ये आपको बताया। और इस बेसिक के बाद फिर मैं आपको लेकर आ रहा हूं अपने पहले टॉपिक पर, फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो नेक्स्ट हेडिंग है कॉम्प्लेक्स ऑफ ए फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। वेरिएबल या नंबर बात एक ही है। तो फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को सभी समझिए। इफ x एंड y आर रियल वेरिएबल, डेफिनेशन में रियल है, then z equals to x plus iy is called a complex variable। ये मैंने ऊपर डिफाइन कर दिया है इसको इंट्रोडक्शन में कि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या है, एक ऑर्डर्ड पेयर है रियल नंबर x और y का। तो पहली लाइन वही लिखी है,
इसके आगे समझिए, इफ corresponding to each value of complex variable z in a given region r, किसी रीजन r में इन्हीं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के corresponding वन और मोर वैल्यू ऑफ अनदर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल w, अगर एक या एक से ज्यादा वैल्यू किसी अनदर वेरिएबल w की है, और w डिफाइन हो रहा है u प्लस आई वी, जैसे z डिफाइन है x प्लस आई वाई, ऐसे w एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है तो वो डिफाइन मैंने कर दिया u प्लस आई वी, देन w इज कॉल्ड ए फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इन z। तो उस कंडीशन में w जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z को कर रहा है, यानी मैं ये बोल सकता हूं कि w इज इक्वल टू एफ जेड, जबकि w की वैल्यू क्या है u प्लस आई वाई, तो w इक्वल्स टू एफ जेड इक्वल्स टू u प्लस आई वाई। तो यहां तुम्हें समझना है कि w रिप्रेजेंट द फंक्शन ऑफ z जिसकी वैल्यू u प्लस आई वी के बराबर है। अब इसको फॉर एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए आपके पास कोई रीजन है, रीजन आर के अंदर कोई फॉर्म है w इक्वल्स टू जेड स्क्वायर। तो आप ये देख रहे हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z के उस प्लेन में जहां पर वो लाई कर रहा है, उस प्लेन में केवल एक ही w की वैल्यू है। तो यहां ये कह रहा है ना वन और मोर वैल्यूज, तो यहां वन ही लाई कर रही है, तो w इक्वल्स टू जेड स्क्वायर, जहां हम जानते हैं z बराबर होता है x प्लस आई वाई, और ये भी जानते हैं कि w एफ जेड होता है फंक्शन ऑफ z जिसकी वैल्यू u प्लस आई वी होती है, ये डेफिनेशन से बता दिया। तो जब w u प्लस आई वी के बराबर है तो लेफ्ट साइड में तो मैंने पुट कर दिया w की वैल्यू u प्लस आई वी, और राइट साइड में पुट कर दिया मैंने z की वैल्यू x प्लस आई वाई। तो जब इस रिलेशन में मैंने पुट की, तो रिलेशन में पुट करने के बाद x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर हो गया x स्क्वायर, मैं लिख देता हूं x स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस टू आई एक्स वाई। तो आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये आपको मिला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू आई एक्स वाई। और जब इसको स्प्लिट करके अलग अलग रियल और इमेजिनरी पार्ट में तोड़ दिया तो आपको मिला रियल पार्ट हुआ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और आई बाहर करके इमेजिनरी पार्ट हुआ 2xy। तो कंपेयर करके आपको जो मिला, दोनों साइड को जब कंपेयर करोगे तो u मिला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और v मिला 2xy। तो क्लियर इंडिकेशन है कि u एंड v आर द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ w। भाई w बराबर u प्लस आई वी का मतलब क्या है कि u एंड v आर द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ w, आर द फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल x एंड y। ये आप यहां से देख रहे हैं कि ये u और v जो है ये किसके फंक्शन है, x और y के। तो हम इस w को जो यहां मैंने ऊपर डिफाइन किया है w इक्वल्स टू एफ जेड इक्वल्स टू u प्लस आई वी, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं w इक्वल्स टू एफ जेड इक्वल्स टू u प्लस आई वी की जगह मैंने लिख दिया u इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई, देख रहे हैं आप एग्जाम्पल में, v इज अनदर फंक्शन ऑफ एक्स वाई। इसे कहते हैं फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो यहां सीधा सीधा आपने समझा कि w एक फंक्शन है z का, इसको एफ जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है u प्लस आई वी। ठीक, इसके बाद इसकी कुछ नोटिंग है, नोटिंग को समझिए आप। इफ टू ईच वैल्यू ऑफ z, अब यहां जो मैंने वन और मोर लिखा है ना, ये लाइन जो लिखी है मैंने डेफिनेशन में, देयर करस्पॉन्ड वन एंड मोर वैल्यूज ऑफ अनदर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। अब जरा इसको समझ रहे हैं कि फॉर टू ईच वैल्यू ऑफ z देयर करस्पॉन्डिंग वन एंड ओनली वन वैल्यू ऑफ w। अगर केवल एक ही वैल्यू है तब उस समय w इज कॉल्ड द सिंगल वैल्यूड फंक्शन, अगर एक ही w है तो। और ईच वैल्यू ऑफ z पर देयर करस्पॉन्डिंग मोर देन वन वैल्यू, एक से ज्यादा हो, तब w क्या कहलाएगा, मल्टी वैल्यूड फंक्शन। तो मल्टी वैल्यूड फंक्शन और सिंगल वैल्यूड फंक्शन को समझे आप। w इक्वल्स टू साइन z, दैट इज सिंगल वैल्यूड फंक्शन। लेकिन w इक्वल्स टू साइन z माइनस साइन z, इंटरवल डिफाइन कर दो,
तो वहां से आपका ये जो दो वैल्यूज दे रहा है मोर देन वन, तो ये है मल्टी वैल्यू और ये है सिंगल वैल्यू। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंगल और मल्टी वैल्यू। तो ईच वैल्यू ऑफ z पे ध्यान रखें, अगर एक ही w है तो वो सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, w जो कहलाएगा वो सिंगल वैल्यूड फंक्शन। और अगर ईच वैल्यू ऑफ z पर देयर कॉरस्पॉन्डिंग वन और मोर वैल्यू, मोर देन वन वैल्यू ऑफ w, देन इट इज कॉल्ड मल्टी वैल्यूड फंक्शन। तो ये कंप्लीट टॉपिक होता है फिर फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। इसके अलावा फिर दूसरा टॉपिक मैंने इसमें ऐड किया, लिमिट ऑफ ए फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, जिसमें कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन भी आएगा। तो पहले इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। लिमिट ऑफ ए फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का मतलब क्या है? लेट एफ जेड बी ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड एट ऑल पॉइंट इन सम नेबरहुड ऑफ पॉइंट जेड नॉट, देन एफ जेड इज सेट टू हैव द लिमिट एल एज जेड अप्रोच टू जेड नॉट। यानी व्हेन z टेंडिंग टू z नॉट लिमिट होगी, उस पर फंक्शन की वैल्यू एक फाइनाइट लिमिट l के बराबर होगी। दैट इज कॉल्ड लिमिट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन अलोंग एनी पाथ। अगर इसको हम पाथ वाइज डिफाइन करें तो अलोंग एनी पाथ इफ गिवन एन आर्बिट्रेरी रियल नंबर एफसाइला ग्रेटर देन जीरो, स्मॉल क्वांटिटी है, एफसाइला ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव है, हाउएवर देयर एग्जिस्ट ए स्मॉल रियल नंबर डेल ग्रेटर देन जीरो। यानी जब फंक्शन में कोई इंक्रीमेंट होगा किसी एफसाइला का, तो उस अप्रोच में भी तो इंक्रीमेंट होगा। दो चीजें हैं, एक फंक्शन और एक वो पॉइंट। तो फंक्शन तो एफ जेड है, अगर एफ जेड में कोई स्मॉल इंक्रीमेंट रियल नंबर एफसाइला का हो रहा है जिसकी वैल्यू पॉजिटिव है, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में है, तो उसकी अप्रोच जो लिमिटिंग अप्रोच है जेड टू जेड नॉट, इसमें भी तो स्मॉल रियल नंबर ऐड होगा, तो उसको ले लिया डेल ग्रेटर देन जीरो। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या मिला? सच दैट मॉड ऑफ एफ जेड माइनस एल लेस देन एफसाइला वेर एवर या वेन एवर जेड माइनस जेड नॉट का मॉड इज लेस देन डेल। देयरफॉर मॉड हटाएंगे तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी। तो माइनस एफसाइला टू प्लस एफसाइला के बीच में एफ जेड माइनस एल आ गया, तो सेम इधर पॉइंट पर क्या हुआ? माइनस डेल से प्लस डेल के बीच में जेड माइनस जेड नॉट आ गया। और फिर इस एल को ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट टू राइट दोनों साइड, तो यहां मिलेगा एल माइनस एफसाइला लेस देन एफ जेड लेस देन एल प्लस एफसाइला। यानी फंक्शन की रेंज और पॉइंट की रेंज आपको क्लियर मिल जाएगी। यहां मिलेगा जेड नॉट माइनस डेल लेस देन जेड नॉट प्लस डेल, वेयर जेड इज नॉट इक्वल टू जेड नॉट। देन वी राइट लिमिट को कैसे लिखा जाता है? लिमिट z टेंडिंग टू z नॉट एफ जेड इक्वल्स टू l। बस अंतर इतना है कि आपने अभी तक रियल वैल्यूज पे सॉल्व की हैं, तो वहां लिखते थे आप लिमिट x टेंडिंग टू x नॉट एफ एक्स इक्वल्स टू l। अब वो रियल वैल्यूज ना होकर वो बन गई है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो जब कॉम्प्लेक्स वेरिएबल बन गई है तो उसकी लिमिट z के लिए होगी। तो लिमिट z टेंडिंग टू जीरो एफ जेड इक्वल्स टू एल। अब यहां कुछ चीजों को समझना है, नोट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, सभी को केयरफुली समझना है इसको। डेल यूजुअली डिपेंड अपॉन एफसाइला। डेल की जो वैल्यू है डिपेंड करेगी एफसाइला पे कि फंक्शन में कितना इंक्रीमेंट हुआ है, उसी के बेसिस पर पॉइंट में भी उतना ही इंक्रीमेंट होगा। ये था पहला नोट, यानी ये सेपरेट नहीं है, डेल डिपेंड करता है एफसाइला पर। दूसरा पॉइंट है, जब आप रियल वेरिएबल्स में लिमिट अप्लाई करते हैं, रियल वेरिएबल्स में, यानी जो आपने मैथ 1 में भी पढ़ा होगा, x टेंडिंग टू x नॉट एफ एक्स इक्वल्स टू l, तो ये रियल वैल्यूज में आप लिमिट अप्लाई कर रहे हैं। तो इन रियल वेरिएबल x टेंडिंग टू x नॉट implies that x approaches to x नॉट about along a line। किसी लाइन के थ्रू वो उसकी अप्रोच x टू x नॉट हो रही है। ये आपने रियल वेरिएबल्स में समझा है, चाहे वो लेफ्ट में हो चाहे वो राइट में हो, क्योंकि आप लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट करते थे या डायरेक्ट भी निकाल देते थे। तो उसकी अप्रोच एक लाइन के बेसिस पर थी।
लेकिन जब आप कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में आए और इसमें लिमिटिंग अप्रोच लगा रहे हैं z टू z नॉट, तो इसका मतलब क्या है कि z अप्रोचेस टू z नॉट, z नॉट तक पहुंचेगा अलोंग एनी पाथ। यहां पाथ फिक्स नहीं है, यहां कहा है अलोंग एनी पाथ। अब वो पाथ एक्सिस भी हो सकता है, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, तो वो लाइन हो गई, और पाथ कर्व भी हो सकता है, चाहे वो पैराबोला हो, एक्स स्क्वायर हो, एक्स क्यूब हो, एक्स फोर हो, एक्स एन हो। तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में यही कॉम्प्लेक्सिटी है कि यहां पर अप्रोचिंग का मेथड स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, यानी लाइन फॉर्म नहीं होगी, अप्रोचिंग कैसे भी हो सकती है। तो इसको मैंने ग्राफिकली फॉर्म में समझाने की कोशिश की है कि इस पॉइंट को, मेरी बात को आप सभी समझ पाए। सिंस द टू पॉइंट, मान लीजिए लोअर पॉइंट है z, अपर पॉइंट है z नॉट इन ए कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो ये मैंने पहले तो एक्सिस बना के दिखाया, एक्स ओ वाई, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये आपने पढ़ा है। लेकिन कॉम्प्लेक्स प्लेन में ये सभी ध्यान रखें, एक्स एक्सिस डिनोट एज रियल एक्सिस एंड वाई एक्सिस डिनोट एज इमेजनरी एक्सिस। तो अगर मान लीजिए आपके पास है 2 + 3i और इसको आपने एक्सिस में प्लेस करना है, तो आप लिखेंगे रियल एक्सिस और इमेजनरी एक्सिस। रियल वैल्यू कितनी है? 2, 1, 2, मान लीजिए 2 यहां है, और इमेजनरी पर कितना है? 3, 1, 2, 3। तो ये पॉइंट आपको मिला यहां, तो ये लाई करेगा 2 + 3i। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में जो ध्यान रखें आप कि एक्स एक्सिस जो जिसको हम बोल रहे थे वो बन जाती है रियल एक्सिस और वाई एक्सिस बन जाती है इमेजनरी एक्सिस। तो फिलहाल अब मैं जरा इस फिगर पर फिर आ रहा हूं समझाने के लिए कि कॉम्प्लेक्स प्लेन में जब अप्रोचिंग z टू z नॉट हो रही है, तो यहां z टू z नॉट एक स्ट्रेट लाइन ही नहीं होगी। ये z है, ये z नॉट है, तो सिर्फ ये नहीं होगी, इसके पाथ कई हो सकते हैं। ये भी हो सकता है, 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 ये भी हो सकता है। तो अप्रोचिंग इसकी कैसी भी हो सकती है, यानी इंफिनिटी नंबर ऑफ कर्व्स बन सकते हैं। z टू z नॉट पर पहुंचने के लिए वो इंफिनिटी नंबर ऑफ कर्व्स बना सकता है। तो अप्रोचिंग इसकी कैसी हुई? लाइन, या तो आपको लाइन दिख रही है या आपको क्या दिख रहा है? कर्व। तो ये पाथ है, पाथ डिसाइड कर रहा है। ठीक। पॉइंट नंबर 3 है, इफ वी गेट 2 डिफरेंट लिमिट एज z टेंडिंग टू 0 along 2 डिफरेंट पाथ। अभी पाथ समझाऊंगा क्या है, पहले इस नोटिंग को समझ लें कि अगर लिमिट की 2 डिफरेंट वैल्यूज हैं किन्हीं 2 डिफरेंट पाथ पर, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। यहां कैसे पहचानोगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है? तो उसके लिए आपके पास एक पॉइंट आया कि 2 डिफरेंट पाथ पर उसी सेम फंक्शन की, उसी सेम अप्रोच पर लिमिट वैल्यू डिफरेंट आ रही है, सेम नहीं आ रही है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो अब यहां पर जब पाथ का जिक्र हुआ, तो यहां मुझे अब यह समझाना जरूरी हो गया कि पाथ कितनी तरह के डिफाइनिंग फॉर्म में है लिमिट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में। तो देयर आर 4 पाथ फॉर डिफाइनिंग लिमिट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। फर्स्ट पाथ इज अबाउट रियल एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस। रियल एक्सिस का मतलब क्या हो गया? एक तरीके से एक्स एक्सिस, कि एक्स एक्सिस वो पाथ है जिससे वो z टू z नॉट पर अप्रोच कर रहा है। तो उसको लिमिटिंग में अप्लाई कैसे करेंगे? हियर द पाथ इज y टेंडिंग टू 0, यानी सबसे पहले उसमें y की लिमिट को 0 अप्रोच पहुंचाएंगे। फर्स्ट जो आंसर आएगा उसमें फिर पहुंचाएंगे x टेंडिंग टू 0। कैसे लिमिट लगेगी ये मैं सवाल से भी समझाऊंगा, बट फिलहाल अभी इनिशियली इसको समझिए कि अबाउट रियल एक्सिस का मतलब है पहले पाथ की अप्रोचिंग फर्स्ट जो होगी वो y टेंडिंग टू 0 अप्लाई करने पर होगी, उसके बाद x टेंडिंग टू 0। दूसरा है इमेजनरी एक्सिस, मतलब y एक्सिस। ऐसे भी तो पाथ हो सकता है। तो जब ऐसे पाथ है तो उस समय पहले अप्रोच x की 0 पर होगी, उसके बाद y की 0 पर। तो लिमिट अप्लाई कर रहे हैं ना भाई, आपके पास x + iy का मतलब है x और y दोनों ही प्रेजेंट है ना। तो जब दोनों ही प्रेजेंट है तो लिमिट पहले किसकी अप्लाई करें?
तो ये रियल और इमेजिनरी एक्सिस ये डिफाइन कर रहे हैं कि पहले आप y की लिमिट को अप्लाई करें देन x की लिमिट अप्लाई करें, ये रियल एक्सिस है। इमेजिनरी एक्सिस कह रहा है कि पहले x की लिमिट अप्लाई करें देन y की लिमिट अप्लाई करें, ये इमेजिनरी एक्सिस का है। अबाउट द लाइन ये तीसरा पाथ है, इस तीसरे पाथ में आप पुट करेंगे y की जगह तो mx फर्स्ट ये पुट कर देंगे, फंक्शन में जहां भी y होगा उसकी जगह mx पुट कर देंगे और उसके बाद लिमिट अप्लाई कर देंगे x टेंडिंग टू 0। तो उससे लिमिटिंग अप्रोच निकलेगी अबाउट द लाइन। और सेम ऐसे ही अबाउट द कर्व अगर आपको निकालना है तो या तो y बराबर एक्स स्क्वायर पुट कर दो या y बराबर एक्स क्यूब पुट कर दो। ये दो मैंने इसलिए लिखे हैं कि मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल एक्स स्क्वायर पे सॉलिड है, सॉल्व है। एक आधा कोई एक्सेप्शनल न्यूमेरिकल है जो एक्स क्यूब तक गया है। तो पहले आप कर्व को, क्योंकि इसकी शेप एक कर्व है, पैराबोला है, तो एक कर्विकल शेप है। तो जब कर्विकल शेप है तो या तो y बराबर एक्स स्क्वायर पुट कर दो, एक्स क्यूब पुट कर दो, x4 पुट कर दो। तो इनिशियली y बराबर एक्स स्क्वायर पुट किया, ये फर्स्ट है, यानी पहले ये करना है, एंड देन अप्लाई x टेंडिंग टू 0। तो देयर आर 4 टाइप ऑफ पाथ। अब इस पॉइंट को समझिए दोबारा से। इफ वी गेट टू डिफरेंट लिमिट एज z टेंडिंग टू z0 along टू डिफरेंट पाथ, एक पाथ ये है, एक पाथ ये है, एक पाथ ये, एक पाथ ये, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब मान लीजिए आपने अबाउट रियल एक्सिस से लिमिटिंग वैल्यू निकाली, वो आई 2, तो आप दूसरी पर गए अबाउट इमेजिनरी एक्सिस, इसमें भी लिमिटिंग अप्रोच आई 2 लिमिट की वैल्यू। फिर आप तीसरे पर आए, यानी ये a ने दिया, ये b ने दिया, फिर तीसरे पर आए c पर, इसने दे दिया 1। तो आपको क्लियर दिख गया कि एक्सिस पर तो अप्रोच लिमिट की सेम है, पाथ सेम दे रहा है, रिजल्ट लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन जैसे ही वो अबाउट द लाइन आया तो वो सेम नहीं हुई, जबकि चारों पर सेम होनी चाहिए थी। अगर चारों पे सेम है तो लिमिट एग्जिस्ट है, अगर किन्हीं दो पर डिफरेंट हो रही है तो वो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो आप कह देंगे ऐसे सवाल में लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। डन। ये और अभी न्यूमेरिकल से बिल्कुल बिल्कुल क्लियर करते चला जाऊंगा। अब हम न्यूमेरिकल पर आ रहे हैं। मैंने इसमें 5 न्यूमेरिकल अपने लिए सॉल्व करने के लिए, सो दैट कि आप कंसेप्ट के हर पार्ट को समझ जाएं कि कैसी लिमिटिंग अप्रोच कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की डज नॉट एग्जिस्ट होती है, कैसे सवाल होते हैं जिसमें सिंपल वैल्यू आ जाती है, या किस तरीके के न्यूमेरिकल होते हैं जिसमें कुछ हमें कंसेप्ट अप्लाई करना होता है। इन सभी को देखते हुए सॉल्व करेंगे। उसके अलावा आपको मैंने कुछ सवाल दिए हैं जिसमें पहले न्यूमेरिकल में शो दैट द फॉलोइंग लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी आंसर दिया हुआ है, बस शो कीजिए कि ये इन सवालों में लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है, तो वो किस पाथ पर डज नॉट एग्जिस्ट है। तो इन 2 सवालों से तुम्हें समझ में आ जाएगा कैसे इसको सॉल्व करना है। उसके बाद ये 3 सवाल और दिए हैं कि इनकी लिमिटिंग वैल्यू निकालिए अप्रोच पर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में, आंसर उनके सामने लिखे हुए हैं। तो इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं पहला सवाल बिना ज़्यादा टाइम लिए। प्रूव दैट दिस वन इक्वल्स टू दिस वन। तो मैं पहले न्यूमेरिकल लिख लेता हूँ, फिर सोल्यूशन करते हैं इसका। तो क्वेश्चन 1 है, प्रूव दैट लिमिट z टेंडिंग टू 1 माइनस आई z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 3 अपॉन z प्लस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस आई। तो प्रूव करना है, LHS ले लिया आपने, और LHS है आपका लिमिट z टेंडिंग टू 1 माइनस आई z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 3 अपॉन z प्लस 1। तो z की जगह आपने पुट करना है 1 माइनस आई। तो एक तो डायरेक्ट तरीका है, ऐसे कर लो सॉल्व, इसमें पुटिंग कर लो और सॉल्व कर लो, सिंप्लीफाई कर लो। एक दूसरा तरीका है कि क्या इसके फैक्टर हो सकते हैं, यस इसके फैक्टर हो सकते हैं, तो फैक्टर कर लीजिए। क्या ये सिंपल फॉर्म में लिमिट कन्वर्ट हो सकती है, बस वही काम करना है जो पीछे करते आ रहे हो आप लिमिट के। बस अंतर इतना है कि यहाँ x ना होकर, एक रियल वैल्यू ना होकर, एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। तो पहले आपने इसके फैक्टर किए, तो फैक्टर करने में आपने क्या लिख दिया, इसको z स्क्वायर प्लस 3z प्लस z प्लस 3 अपॉन z प्लस 1 कॉमन लिया, यहां से कॉमन आया z, तो आया z प्लस 3, यहां से कॉमन आया 1 z प्लस 3। ठीक,
उसके बाद z+3 कॉमन, बचा z+1, z+1 से z+1 कैंसिल। अब जो वैल्यू बची उसमें आपने लिमिटिंग अप्रोच रख दी, तो z की वैल्यू है 1 - i+3 दैट इज 4 - i RHS। तो एक न्यूमेरिकल तो लिमिटिंग का वेरी सिंपल कि फैक्टर किया, यानी लिमिट को सिंप्लीफाई किया और फिर पुटिंग कर दी। एक सवाल तो ऐसा होगा, तो जो मैंने पहला करके आपको दिखाया कि इस तरीके से सिंप्लीफाई करना है। दूसरा सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, ये है शो दैट द लिमिट z टेंडिंग टू 0 z अपॉन z बार डज नॉट एग्जिस्ट। शो दैट लिमिट z टेंडिंग टू 0 z अपॉन mod z डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसमें जो चेक करूंगा मैं लिमिटिंग अप्रोच को, वो चेक करूंगा किस पर, पाथ पर। तो मैंने पहला पाथ लिया, फर्स्ट अलोंग रियल एक्सिस। तो रियल एक्सिस पर मैंने पहले इसको लिखा लिमिट, उसमें क्या करते हैं रियल एक्सिस पे, एक बार आपको रिकॉल करा देता हूं मैं दोबारा से। ये देखिए, हियर द पाथ इज y टेंडिंग टू 0 फर्स्ट एंड देन x टेंडिंग टू 0। तो मैंने इसको कैसे लिख दिया, जो z टेंडिंग टू 0 है इसको लिख दिया y टेंडिंग टू 0 x टेंडिंग टू 0, यानी इनिशियली फर्स्ट पहले y की अप्रोच डालनी है और फिर x की अप्रोच डालनी है। z होता है x प्लस आई वाई और मॉड z होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जैसे ही मैंने इसमें पहले इनिशियल अप्रोच y की 0 डाली तो मुझे मिला लिमिट x टेंडिंग टू 0 x अपॉन x। ठीक है, तो x अपॉन x मिलने पर ये कैंसिल हो गया भाई, यहां तो y तो 0 डल गया तो एक्स स्क्वायर x आ गया, x से x कैंसिल हो गया, ये आ गया 1। और जैसे ही x टेंडिंग टू 0 कांस्टेंट एलिमेंट 1, ये मिला आपको 1। डन। तो रियल एक्सिस पर इस फंक्शन की लिमिटिंग अप्रोच 1 रिजल्ट दे रही है इस लिमिट वैल्यू फंक्शन पर। क्लियर होगी इतनी बात? ऐसे अप्लाई करना है। दूसरा पाथ है अलोंग इमेजिनरी एक्सिस। इमेजिनरी एक्सिस पर अब ये अप्रोच चेंज हो गई, पहले x टेंडिंग टू 0 और फिर y टेंडिंग टू 0, यानी पहले फर्स्ट x टेंडिंग टू 0 लिमिट अप्लाई करनी है। फंक्शन आपके पास यही है x प्लस आई वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब आपने पहले x टेंडिंग टू 0 डाला तो आपके पास रिमेनिंग फंक्शन बचा लिमिट y टेंडिंग टू 0, यहां तो बचा आई वाई और नीचे आया y। y से y कैंसिल हो गया, बचा कितना, आयोटा। और ये आयोटा पे अप्रोच y तो है ही नहीं, तो ये आ गया i। तो क्या ये दोनों बराबर है? क्या ये दोनों बराबर है? नहीं। तो जब ये दोनों बराबर नहीं है, सिंस द वैल्यू ऑफ द लिमिट are different in two different paths. Therefore, limit of the function does not exist. अब मान लीजिए यहां पर 1 आ जाती, ये तो मैंने सवाल कर दिया कंप्लीट सॉल्व। मान लीजिए यहां पर 1 आ जाता तो पहले 2 पाथ पर ये बिल्कुल सही है, फिर आप आते तीसरे पाथ पर अलोंग लाइन में पहले आप लिखते y टेंडिंग टू mx x टेंडिंग टू 0, तो पहले y बराबर mx पुट कर देते इसमें, उसके बाद x टेंडिंग टू 0 अप्रोच लगाकर आंसर निकालते क्या रहा। अगर वो 1 के बराबर होता तो चौथे पर जाते अलोंग एनी कर्व, वहां ले लेते y बराबर एक्स स्क्वायर एंड x टेंडिंग टू 0, उस पर फाइंड करते।
तो यहां से क्लियर तुम्हारी समझ में अब ये पॉइंट आ रहे होंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट के न्यूमेरिकल को पाथ वे से सॉल्व करना है। हालांकि z टेंडिंग टू जीरो अप्रोच वाले जितने भी सवाल होंगे उनको आप पाथ बेसिस डायरेक्टली ले जा सकते हो, लेकिन अगर कोई कांस्टेंट एलिमेंट है तो यहां पर अप्रोच अगर एक्स वाई में कन्वर्ट करनी है, ये भी एक्स वाई से सॉल्व हो सकता है। z की वैल्यू रखिए x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर, x प्लस आई वाई, x प्लस आई वाई, और फिर इसके बाद इस लिमिटिंग अप्रोच को भी एक्स वाई में कन्वर्ट कर सकते हो। तो z बराबर होता है x प्लस आई वाई, तो x बराबर तो मिला 1 और y बराबर मिला -1। इससे कंपेयर करोगे तो आप इस लिमिट को ये भी लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई, x टेंडिंग टू 1, y टेंडिंग टू -1, और फिर ये पाथवे लगा दीजिए। दिस इज द पाथवे, ये आप अप्लाई कर दीजिए, चारों पर देख लीजिए। तो z वाले सवाल z में भी सॉल्व किए जा सकते हैं, उसका ये तरीका है, और z वाले सवाल x और y में भी सॉल्व कंप्लीट चेंज करके पाथवे से सॉल्व कर सकते हैं उसको। तो ये दोनों मेथड है, इसीलिए दोनों को लेकर मैं चल रहा हूं। होपफुली आपकी समझ में आ रही होंगी चीजें जिनको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। तीसरा न्यूमेरिकल है प्रूव दैट लिमिट z टेंडिंग टू 0 z अपॉन z बार डज नॉट एग्जिस्ट। न्यूमेरिकल नंबर 3, prove that limit z tending to 0 z upon z bar does not exist। तो फिर वही काम किया कि आपको इसे पाथवे से सॉल्व करना है। तो आपने लिखा पहला along रियल एक्सिस लिमिट y टेंडिंग टू 0 x टेंडिंग टू 0, z की वैल्यू होती है x प्लस आई वाई, और z बार यानी कॉन्जुगेट ऑफ z वो होती है x माइनस आई वाई। जब इसमें आपने y की लिमिट को 0 डाला तो आपके पास बचा लिमिट x टेंडिंग टू 0 x अपॉन x दैट इज 1। फिर आप सेकेंड पार्ट पर आए, along इमेजिनरी एक्सिस इस पर लिमिटिंग अप्रोच हुई, पहले x टेंडिंग टू 0 और फिर y टेंडिंग टू 0, फंक्शन वही है। इस बार आपको मिला लिमिट y टेंडिंग टू 0 आई वाई अपॉन माइनस आई वाई, आई वाई से आई वाई कैंसिल, बचा -1। अब ये बराबर नहीं है, अगर ये 1 1 1 बराबर आ जाते तो आप इसको कह देते कि तीसरे पार्ट पर इसके चले जाते अलोंग लाइन पर, लेकिन यहां ये 2 डिफरेंट वैल्यूज आ गई। तो फिर आपका आंसर आ गया एज z टेंडिंग टू 0 अलोंग 2 डिफरेंट path we get different limits hence limit does not exist। यही प्रूव करना है, does not exist। इस तरीके से लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट के न्यूमेरिकल होंगे। 3 सवाल हम कर चुके हैं। चौथा न्यूमेरिकल है फाइंड द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग, यानी z टेंडिंग टू इंफिनिटी आई जेड क्यूब प्लस आई जेड माइनस 1 अपॉन 2z प्लस 3i इंटू जेड माइनस आई का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यानी एक सवाल मैंने, देखो दोनों तरीके हैं, मैंने दोनों तरीके ही तुम्हें वैसे मैं बोल रहा हूं मैं कि आप x और y में कन्वर्ट करके भी सॉल्व कर सकते हो और z का z में भी सॉल्व कर सकते हो। फाइंड द लिमिट z टेंडिंग टू इंफिनिटी आई जेड क्यूब प्लस आई जेड माइनस 1 अपॉन 2z प्लस 3i इंटू जेड माइनस आई का होल स्क्वायर। ठीक, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, काम कॉमन निकालना है, क्योंकि इंफिनिटी लिमिट डालने का मतलब है कि आप पहले z को रिमूव करें। तो मैंने क्या काम किया,
ये मैंने तुम्हें डीएल लंबर्ट और उन टेस्टों में भी बताया कि जहां भी इन्फिनिटी आ जाता है तो इन्फिनिटी लिमिटिंग अप्रोच का मतलब है कि तुम फंक्शन में से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से z को कॉमन निकालो और टर्म को समथिंग अपॉन z कर दो। समथिंग अपॉन z करने पर जैसे ही इन्फिनिटी डालोगे तो वो टर्म जीरो होगी, इन्फिनिटी नहीं होगी, तो फाइनाइट रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। और हमारा बेसिक काम ही यही होता है कि हम लिमिट से पहले फाइनाइट रिजल्ट को ढूंढें। वो एक अलग की बात है कि सारी पॉसिबिलिटी लगाने के बाद भी वो फाइनाइट नहीं मिला, लेकिन कोशिश फाइनाइट की ही होनी है। तो z टेंडिंग टू इन्फिनिटी, न्यूमिनेटर से z क्यूब कॉमन, बचा i प्लस i अपॉन z स्क्वायर माइनस 1 अपॉन z क्यूब। डिनोमिनेटर से यहां से कॉमन आया z, बचा 2 प्लस 3i अपॉन z। दूसरे ब्रैकेट में से z बाहर निकालोगे, निकलेगा स्क्वायर और बचेगा 1 माइनस आई अपॉन जेड का होल स्क्वायर। अब क्या कैंसिल हुआ? जेड स्क्वायर इंटू जेड, जेड क्यूब से जेड क्यूब कैंसिल हो गया। एंड नाउ यू अप्लाई द लिमिट। तो जब लिमिट इन्फिनिटी अप्लाई करोगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, बचेगा सिर्फ आई न्यूमिनेटर में। ऐसे ही डिनोमिनेटर में ये जीरो हो जाएगा, बचेगा 2, ये जीरो हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1, तो क्या आया? आई अपॉन 2। ये इसका आंसर हो गया। तो 3 लाइन में निकल गया आंसर। तो ये मैंने z को z में ही सॉल्व किया। अब ऐसे सवाल अगर x और y में कन्वर्ट करोगे तो टिपिकल हो जाएंगे, क्योंकि फंक्शन क्यूब तक जा रहा है या होल स्क्वायर तक जा रहा है। तो z की जगह x प्लस आई वाई रखकर इसको अगर चेंज करने की भी सोचोगे कि मैं तो x और y में ही सॉल्व करूंगा, तो आपको पता लगेगा कि फंक्शन ही इतना टिपिकल है कि x और y में चेंज करने पर ही बहुत न्यूमेरिकल लंबा हो गया और यहां 3 लाइन में सॉल्व कर दिया। तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में ये बेनिफिट फॉर्म है आपके लिए कि आप उसको z में भी सॉल्व कर सकते हो और उसको x और y में भी सॉल्व कर सकते हो। बस ध्यान ये रखना है कि अगर x और y में लेकर आप जा रहे हो तो आपको पाथ वे इस्तेमाल करना है, जिसमें 4 पाथ हैं: अलोंग रियल एक्सिस, अलोंग इमेजिनरी एक्सिस, अलोंग लाइन, अलोंग कर्व। इन चारों पाथ पर लिमिट वैल्यू को फाइंड करना है, जैसा मैंने लिखवाया है। रियल एक्सिस पर पहले y बराबर 0, पहले y की लिमिट डालिए, फिर x की लिमिट डालिए। इमेजिनरी एक्सिस पर पहले x की लिमिट डालिए फंक्शन में, फिर y की लिमिट डालिए। लाइन में y बराबर पहले mx पुट कीजिए, फिर x की लिमिट डालिए। और कर्व में पहले y बराबर x स्क्वायर पुट कीजिए, फिर x की लिमिट डालिए। इस तरीके से अप्लाई करना है। तो इसी क्रम में अब हमारे न्यूमेरिकल नंबर 5 z इक्वल्स टू 1 प्लस आई, मतलब लिमिट z टेंडिंग टू 1 प्लस आई, इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो पांचवा सवाल, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द लिमिट ऑफ लिमिट z टेंडिंग टू 1 प्लस आई z स्क्वायर माइनस z प्लस 1 माइनस आई अपॉन z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2। ठीक, तो अब इसकी लिमिटिंग अप्रोच को कैसे फाइंड करें? तो उसको देखिए, लिमिट z टेंडिंग टू 1 प्लस आई, इसको लिख सकते हो आप z स्क्वायर प्लस 1 माइनस z माइनस आई अपॉन z स्क्वायर प्लस माइनस 2z प्लस 2। ठीक, डन। अब इसको चेंज करके आप क्या लिख सकते हो? लिमिट z टेंडिंग टू 1 प्लस आई, इसको लिख सकते हो z स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर लिख सकते हो, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो ये मिल जाएगा। और यहां माइनस कॉमन लेके लिख सकते हो z प्लस आई अपॉन, अब नीचे की टर्म देखिए, नीचे की टर्म के आपको फैक्टर करने हैं तो आप धराचार्य इस्तेमाल कर सकते हो। धराचार्य सभी ने सुना होगा, z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2, a है 1, b है -2 और c है 2। तो धराचार्य रूल कहता है माइनस बी प्लस माइनस होल अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मेशन में अगर मैं वैल्यू डाल दूं तो मुझे मिला 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस 4 2 जा 8 अपॉन 2। सॉल्व किया तो रिजल्ट मिला 2 प्लस माइनस
माइनस का 4 आया तो ये बन गया 2i/2। तो ये आ गया आपके पास 1 प्लस माइनस आई, यानी z की वैल्यू आपको ये मिल गई। फैक्टर ही तो करने मुझे, तो जब फैक्टर किए मैंने तो मुझे ये मिली। अब इस फैक्टर के करने के बाद अगर मैं पॉजिटिव लेता हूं, यानी ये प्लस लेता हूं 1 प्लस आई, तो पहला रूट क्या मिलेगा, z माइनस 1 माइनस आई। ठीक, और अगर मैं लेता हूं नेगेटिव तो यहां माइनस हो जाएगा, और इसको लेफ्ट में लेकर आऊंगा तो क्या बनेगा, z माइनस 1 प्लस आई। ठीक, तो ये दोनों फैक्टर मैंने यहां लिख दिए, z माइनस 1 माइनस आई और z माइनस 1 प्लस आई। इसके बाद मैंने नेक्स्ट उसमें इसको ओपन किया, लिमिट z टेंडिंग टू 1 प्लस आई, ये हो गया z प्लस आई, z माइनस आई माइनस z प्लस आई अपॉन z माइनस 1 माइनस आई और z माइनस 1 प्लस आई। अब ऊपर से कॉमन है z प्लस आई, z प्लस आई को बाहर किया, बचेगा z माइनस आई माइनस 1। अब ये कहीं नीचे फैक्टर में होगा। ठीक, नीचे फैक्टर में ये मिल गया, ये कैंसिल हो गया। अब जो बचा फैक्टर करने के बाद अब उसमें लिमिट लगा दीजिए, तो 1 प्लस आई अपॉन 1 प्लस आई माइनस 1 प्लस आई। लिमिट मैंने लगा दी, 1 से 1 कैंसिल, 1 प्लस 2i अपॉन 2i, राइट, 1 प्लस 2i अपॉन 2i, ये आपको मिल गया। अब डिनोमिनेटर में कभी भी इमेजिनरी टर्म नहीं छोड़ते हैं, तो आप i से मल्टीप्लाई कर लीजिए ऊपर नीचे। ये ध्यान रखना सभी, डिनोमिनेटर में आयोटा टर्म नहीं छोड़ते, क्योंकि उससे ये डिफाइन नहीं हो पाता कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं, क्योंकि अपॉन में आने से आप रियल और इमेजिनरी पार्ट नहीं बता सकते। अगर i अपॉन में है तो आप रियल और इमेजिनरी पार्ट नहीं बता सकते, तो इसलिए डिनोमिनेटर से i को रिमूव किया जाता है बाय द मल्टीप्लिकेशन ऑफ आयोटा ऑन न्यूमरेटर ऑन डिनोमिनेटर। तो i की जब मल्टीप्लाई की तो पहली टर्म आई i और दूसरी टर्म हो गई -2, और नीचे आ गया -2, आई स्क्वायर की वैल्यू -1। इस वैल्यू को जब अलग अलग लिखोगे तो बनेगा 1 माइनस आई अपॉन 2। ये इसका आंसर हो गया, सेपरेट कर लो। तो इस तरीके से मैंने आपको पांचों सवाल सॉल्व करके दिए। डन। अब आपको होमवर्क के न्यूमेरिकल का डिस्कशन कर रहा हूं मैं, जिससे कि आप ये समझ पाए और कर पाए। तो सबसे पहले तो आप ये समझें कि इसमें पुटिंग कैसे करनी है आपको। पहला सवाल ही अगर मैं जैसे पिक करूं तो आई एम ऑफ जेड क्या होता है, आई एम ऑफ जेड, इसके दो तरीके हैं। इस सवाल को करने के दो मेथड हैं। मेथड वन क्या है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड होता है वाई होता है, तो इसको आपने लिख दिया वाई क्यूब अपॉन रियल पार्ट ऑफ जेड होता है एक्स, यानी एक्स क्यूब, और इस पर लिमिटिंग अप्रोच अब z की नहीं होगी, अब हो जाएगी x टेंडिंग टू 0, y टेंडिंग टू 0 एंड यू यूज पाथवेज। सॉल्व करने का तरीका पाथवे, ये था मेथड वन। मेथड टू क्या आया कि भाई z को z में भी तो सॉल्व कर सकते हैं। तो z को z में सॉल्व करने के लिए आर ई ऑफ z ये था z प्लस जेड बार अपॉन 2, और आई एम ऑफ z ये शुरू में लिखवाया डेफिनेशन में z माइनस जेड बार अपॉन 2i। तो अगर मुझे ये पता है तो मैं इन दोनों की जगह रख दूंगा। तो आई एम ऑफ जेड क्यूब का मतलब क्या हो गया, आई एम ऑफ जेड क्यूब का मतलब हो गया कि आपका z माइनस जेड बार अपॉन 2i का होल क्यूब अपॉन z प्लस जेड बार बाई 2 का होल क्यूब, और इस पर लिमिटिंग अप्रोच z टेंडिंग टू 0। ठीक, जब ये इसमें कन्वर्ट हो जाए तो z बार को फिर कन्वर्ट कीजिए इन टर्म्स ऑफ z में। पहले तो इसमें से 2 का क्यूब बाहर निकालिए, फिर आप a क्यूब b क्यूब खोलेंगे, तब सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद पुटिंग करेंगे। तो अगर ये लॉन्ग मेथड लगता है तो आप इसको अप्लाई करो, पाथवे में चले जाओ, वहां से सॉल्व कर दो। तो ये तरीका बेस्ट है, दैट इज द बेस्ट वे।
सिंपल है और बेस्ट है, इससे ज़्यादा आसान है। सेम ऐसे ही अगला पार्ट आया, जेड स्क्वायर अपॉन जेड प्लस आई। तो जेड क्या होता है, एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर, और नीचे जेड की जगह रख दिया एक्स प्लस आई वाई प्लस आई। और इस पर अप्रोच, ये लिमिट की अप्रोच जो है ये आपको क्या बता रही है, इसको अगर मैं कन्वर्ट करूं तो ये लिखूंगा मैं, लिमिट x की जगह तो 0 आ गया और y की जगह -1। कंपेयर कराओ ना, x प्लस आई वाई से इसको कंपेयर किया माइनस आई, तो यही तो मतलब है इसका, 0 माइनस आई वाई। तो 0 तो मिल गया x और y मिल गया -1। ठीक, डन। तो अब जैसे ही मुझे ये फॉर्म कन्वर्ट होकर मिली तो मैं इसमें लगा दूंगा पाथवे। अदरवाइज दूसरा तरीका क्या था, ये था मेथड 1। दूसरा वे था इसका मेथड 2, कि मैं नीचे से z को कॉमन लेता, और z से z कैंसिल कर देता, उसके बाद माइनस आई डालता तो ये इंफिनिटी आ जाता, राइट। और इंफिनिटी आने का मतलब क्या है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो यही तो करना है भाई, फाइनाइट वैल्यू है तो लिमिट एग्जिस्ट, और अगर इनफाइनाइट वैल्यू है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका आंसर इस अप्रोच पर इंफिनिटी आएगा, तो इंफिनिटी का मतलब हो गया लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट तीसरे सवाल पर जब आप आते हैं तो आर ई ऑफ जेड का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन आई एम ऑफ जेड का मतलब हो गया वाई, और इस पर लिमिटिंग अप्रोच हो गई x टेंडिंग टू 0, y टेंडिंग टू 0। अब इसमें पाथ वे इस्तेमाल कर दीजिए, और किस दो डिफरेंट पाथ मिल जाएंगे जिन पर सेम वैल्यू नहीं आएगी। सेम ऐसे ही अगला सवाल, इसमें भी आपको लिमिट x टेंडिंग टू 0, y टेंडिंग टू 0, z हो गया x प्लस आई वाई, और मॉड z होता है x माइनस आई वाई, और इसका होल स्क्वायर कर दोगे तो आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस पर पाथ वे इस्तेमाल कर, तो वहां से आप देखेंगे कि दो डिफरेंट पाथ पर, जितने भी सवालों को मैंने बताया पाथवे से करना है, तो पाथवे का तरीका आपके सामने मैंने लिख दिया है। उसमें 2 पाथ या 3 पाथ पर आप चेक करेंगे शुरू के, तो वहां पर डिफरेंट वैल्यूज आपको मिल जाएंगी, और जहां डिफरेंट वैल्यूज मिल जाए वहां लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर कोई सवाल सीधा सिंपल z में है, ये जैसे ये दूसरा सवाल है, ये तो सब आर ई आई एम इसमें है या z बार इसमें है, तो इन्हें तो मैं x और y में कन्वर्ट कर रहा हूँ और पाथवे से सॉल्व करने के लिए कह रहा हूँ। लेकिन जो सवाल सिर्फ सोलो z में है, तो उसमें डायरेक्ट पुटिंग से भी आप फाइंड कर सकते हैं कि फाइनाइट लिमिट है या इनफाइनाइट लिमिट है। अगर फाइनाइट लिमिट है तो लिमिट एग्जिस्ट, और अगर इनफाइनाइट लिमिट वैल्यू आ रही है तो डज नॉट एग्जिस्ट। तो पहला सवाल सबको क्लियर होगा जिसके 4 पार्ट थे। ऐसे ही इनमें करना है, लिमिट वैल्यू को निकालना है। तो इसमें तरीका क्या है, इसका वेरी सिंपल तरीका कि ये आर ई ऑफ जेड है और ये मॉड जेड है। मॉड जेड का मतलब अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और आर ई ऑफ जेड का मतलब है एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। इस पर एक्स टेंडिंग टू 0, वाई टेंडिंग टू 0 करें और लिमिट वैल्यू को फाइंड करें। ठीक है, ऐसे ही दूसरा सवाल है, इसमें भी आप ऐसे ही करें, इसी तरीके से सॉल्व करें। ठीक, और तीसरा सवाल डायरेक्ट जेड स्क्वायर कॉमन ले लें और उसके बाद पुटिंग कर दें। हालांकि वैसे इसमें कॉमन लेने की भी जरूरत नहीं है, जब लिमिट की अप्रोच 0 है तो सीधे 0 डाल दें, तो 3/2 इसका आंसर आ जाएगा, सीधा सिंपल। तो ये न्यूमेरिकल आपके होमवर्क के लिए है, इसमें आंसर मैंने दे दिए हैं, इनको सॉल्व कीजिएगा। तो एक बार फिर मैं आपसे कह दूं, इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट, पाथवेज। ये पाथवेज ध्यान रखें। अब ये समझ गए होंगे आप फर्स्ट और सेकंड क्या बोला है मैंने, ये अंडरलाइन कर दिया है मैंने। ये काम आपको करना है। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम। इस वीडियो में हमने लिमिट ऑफ ए फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल समझा और फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल समझा। अगली वीडियो में हम मिलेंगे कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो पहले हमारा टारगेट है, डिफरेंशिएशन जब स्टार्ट होता है तो बेसिक होता है लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो पहले हम इनिशियली कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में इन तीनों को समझें, और उसके बाद फिर हम इसके मेन टॉपिक एनालिटिक फंक्शन पर आ जाएंगे।
तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के साथ। थैंक यू।